गोकुलधाम कॉलोनी में 33 वर्षीय युवक कोरोना पॉजिटिव महाराष्ट्र के पुणे में एक निजी फाइनेंस कंपनी में कार्यरत था। 28 को आया, 29 को हॉस्पिटल गया था तो टेस्ट के लिए मना कर दिया था कि अभी गांव गए हैं टेस्टिंग करने, तो 30 को करवा दिया। आप क्यों डॉक्टर? हाँ, लेकिन फिर वो मना कर दिया था। डायरेक्ट आने के बाद टेस्ट कराने आए थे, नॉर्मल टेस्ट नहीं, अगले रूट नहीं, टेम्परेचर डायरेक्ट नहीं आए थे। नहीं, मतलब 30 को ही कराया है, 30 को ही मतलब इसके लिए आए थे, के लिए आए थे ये सैम्पलिंग के लिए। बात हुई थी मेरी फोन पे, तो मैंने कहा 29 को तो प्रॉब्लम थी, अपनी टीम में बाहर लेट हो जाएगी, फीवर शहर के गोकुलधाम कॉलोनी में 5 दिन पहले पुणे से आया एक युवक कोरोना पॉजिटिव निकला। पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य व नगर पालिका की टीम ने मौके पर पहुंचकर क्षेत्र के आधा दर्जन मकानों को कंटेनमेंट एरिया बनाने का कार्य शुरू कर दिया, जबकि युवक की ट्रेवल हिस्ट्री लेने के बाद उसको आरडी गार्डी कॉलेज में आइसोलेशन करने के लिए रवाना कर दिया गया। उसके एक दिन पहले मतलब कितना 26-27 तारीख को बोली थी। कॉन्टेक्ट में आए थे। हाँ, वो साथ में खाना वगैरह होता है। नाम बताओ। शिव मिश्रा और रणधीर पाटिल, एक और है साथ में, वो भी साथ में रहता, वो भी बहुत वही बोले। शिव मिश्रा आपने क्या करते थे? वो मैनेजर है, वो उनके साथ में वो डेली खाना लाते थे। आप ये करना है। गोकुलधाम कॉलोनी में 28 जून को एक युवक 33 वर्षीय पुणे से नागदा आया। नाना ने पोते को तुरंत सरकारी हॉस्पिटल में स्क्रीनिंग के लिए भेजा। 29 को स्क्रीनिंग होने के बाद 30 को सैंपलिंग की गई, जिसकी रिपोर्ट शुक्रवार की शाम को पॉजिटिव आई। पॉजिटिव मिलने के बाद शुक्रवार की शाम को तहसीलदार विनोद शर्मा, टीआई श्यामचंद्र शर्मा, बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी, डॉक्टर मलय वर्मा अमले के साथ पहुंचे। बीएमओ डॉक्टर कमल सोलंकी ने युवक के नाना नानी, मामा मामी और भांजी की स्क्रीनिंग की। इन सभी को होम क्वारंटाइन किया गया, जबकि युवक को आरडी गार्डी हॉस्पिटल में आइसोलेशन के लिए भेज दिया गया। उसी दिन हो गया था, 28 के दिन इसको भेजा हॉस्पिटल। ये तो पहले क्वारंटाइन करवा के आया, पहले चेक करवा के आया, उसके बाद में ही फिर बुखार आया था, तो ये दोनों ही मेरे को हॉस्पिटल लेके गए थे, शिव और रणधीर दोनों। पूना में तो 3 दिन का वायरल बोला हूँ। यहाँ सिविल हॉस्पिटल के अलावा किसी डॉक्टर को यहाँ नहीं थी। यहाँ किसी को चेक नहीं। आप जैसे कहीं सब्जी 4 दिन में सब्जी लेने, किराना लेने कहीं तो गए होंगे? सब्जी यहीं ले लेते, सब्जी यहीं आती है, दूध पूरा कोरोना में भी यहीं आती है सब्जी। देने वाले का नाम बताओ, दूध देने कौन होता है? जैन दूध डेयरी का दूध आता है, वो यहीं देता है। जैन दूध डेयरी से देने कौन आता है? देने योगेश आता है। पिताजी का नाम? दो ही चीज़ हुई है, सबसे पहला वो कॉन्टेक्ट में आया हुआ और दूसरा मुझे खाने का टेस्ट नहीं आता। अभी भी नहीं। इसके अलावा आपको बॉडी है नहीं, वो 2-3 दिन पहले का प्रॉब्लम हो गया, वो कुछ नहीं हो रहा। कफिंग पहले नहीं हुआ है? हाँ, पहले हुआ है? नहीं, फीवर था बस कभी। घर में और किसी को है क्या? नहीं, ऐसा नहीं, और भी नहीं है। बच्चे सब सेफ हैं? सब क्या है आपको इस पर वाला अच्छा जी आवश्यक काम गाड़ी आएगी अभी एम्बुलेंस। कौन सी एरिया? ये आरडी गार्ड। उसका टाइमिंग है क्या सर? वो तो देखो, आपकी जो रिपोर्ट नेगेटिव आ जाएगी तो फिर छोड़ है ना, सिम्टम भी आपको साइड में डेली तो मिल सकते हैं इसको। नहीं 14 दिन मैक्सिमम कितने दिन? 14 दिन तो रखेंगे। फोन वगैरह तो कैरी कर सकते? हाँ, फोन रख लो, चार्जर, हेडफोन, ब्रश, जो अपना सामान रख लो। गाड़ी कपड़े वगैरह? हाँ, कपड़े रख लो ना, तब कपड़े
तहसीलदार शर्मा के अनुसार युवक पुणे में बजाज फाइनेंस कंपनी का कर्मचारी है। बैचलर होने के कारण कंपनी के मैनेजर शिवलाल के साथ भोजन करता था। मैनेजर 28 जून को पॉजिटिव आया और इसी दिन युवक को बुखार आने लगा। बुखार की शिकायत होने पर बीएमओ डॉक्टर सोलंकी ने तुरंत सैंपलिंग की कार्रवाई की, जिसमें वह पॉजिटिव पाया गया। युवक के घर पर जैन दूध डेयरी का कर्मचारी योगेश प्रतिदिन दूध देने के लिए आता है, जबकि सब्जी मोहल्ले में ठेला लेकर आने वाले सब्जी विक्रेता से खरीदना बताया गया है। टीआई शर्मा ने बताया कि युवक के निवास के आसपास के लगभग आधा दर्जन मकानों को कंटेनमेंट किया जा रहा है। इस दौरान नोडल अधिकारी बसंत सिंह रघुवंशी, सहायक ललित दास पंती, यातायात आरक्षक मुकेश राठौर, आरक्षक सुखदेव सोलंकी, सुनील सिंह बेस, विनोद माली आदि मौजूद थे। में प्रकाश नगर क्षेत्र में एक युवक पॉजिटिव आया, क्या है मामला सर? अभी सूचना आई थी हमें, मतलब रिपोर्ट कि प्रकाश नगर के जो हमने सैंपल भेजा था 30 तारीख को, कि वो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो उसी के संबंध में आज हमने ये कंटेनमेंट एरिया बनाने का प्रक्रिया चल रही है। हमने उसकी सारी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ले ली है और कंटेनमेंट एरिया बनाया जा रहा है। ये एक्चुअली ये पुणे से आए थे, 28 तारीख को आए थे। तो 28 को आने के बाद इनको तकलीफ थी बुखार की, तो हमारे द्वारा इनका सैंपल लिया गया। 30 को सैंपल लिया था और आज रिपोर्ट प्राप्त हुई जो पॉजिटिव है। थैंक यू सर। गोकुल धाम कॉलोनी में एक युवक के ऊपर पॉजिटिव हुई, सर क्या हुआ? जी हाँ, अभी सूचना प्राप्त हुई। डॉक्टर साहब और हमारी पूरी टीआई साहब की और नगर पालिका की टीम आई है। हमने कॉन्टैक्ट हिस्ट्री ली है इनकी, कोई ज़्यादा बड़ी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री इनकी में है नहीं। 28 को ये आए थे, 30 को सिविल हॉस्पिटल में जाने के बाद इन्होंने सैंपलिंग कराई क्योंकि इनको फीवर था और आज इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो ये कहाँ से आए थे सर, क्या मामला? पुणे से आए हैं ये। कितने तारीख को पुणे से सर? जी, कितने तारीख को पुणे से आए थे सर? 28 तारीख को पुणे से आए हैं, तो 30 को सिविल हॉस्पिटल में इनकी सैंपलिंग हुई। सर फिर क्षेत्र के लिए कंटेनमेंट एरिया की क्या? बिल्कुल, अभी हम टीआई साहब और हम विचार करके कंटेनमेंट बनाएंगे। थैंक यू सर। युवक को यहीं रखेंगे या कहीं उज्जैन शिफ्ट कर रहे हैं सर इनको? कोविड केयर सेंटर उज्जैन में इनको शिफ्ट करेंगे। थैंक यू। पुट्टे पुट्ठा यही घर है, मैं पुणे से आया 4 दिन कैसे बात है। हाँ, प्राइवेट हो महाराष्ट्र एड्रेस का नंबर होगा, मोबाइल नंबर। हाँ, यहाँ पे मेरे नाना की अंदर की बात है। 900-840-7670। हाँ, के पिताजी का ये मेरे नाना जी के पिताजी का नाम है, वो मेरे मामा का नाम है। पिताजी का नाम प्रकाश जी। आपके पापा का नाम हीरालाल जी वाटी। हाँ, वही तो जब भी सोमवार के दिन आया तो साहब से बोला, बाद में ज्वाइन हुआ। हाँ बिल्कुल, ये आया वहाँ से तो हमने तत्काल पहले ये काम किया और उसी समय इसको जो है 96193 13111। ये देने वाले ये पूछे
कौन सा क्षेत्र, बहुत सारी बड़ा एरिया है। ये एग्जैक्ट एरिया मुझे भी नहीं पता, मैंने मेरे सर का नंबर ले लीजिए। पूना दो है, अरविंद शिरामली दो नंबर, उनका नंबर 744। एबीपीएस द्वारा मैसेज करने के मामले ने तूल पकड़ा। श्रमिक और कांग्रेस नेताओं ने खोला स्कूल प्रबंधन के खिलाफ मोर्चा। ग्रेसिम उद्योग द्वारा संचालित स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस वसूली को लेकर मैसेज करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को श्रमिक नेताओं से लेकर शहर के जागरूक नागरिक और कांग्रेस नेता एक प्लेटफॉर्म पर आ गए। रविवार को ज्ञापन सौंपने के बाद क्रमबद्ध आंदोलन करने की चेतावनी दे डाली। ग्रेसिम उद्योग द्वारा संचालित एबीपीएस, एबी सहित अन्य स्कूल के प्राचार्यों द्वारा अभिभावकों को शुल्क जमा कराने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करने का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। शुक्रवार को श्रमिक नेता जोत सिंह राठौर ने कहा कि उद्योग प्रबंधक द्वारा हमको ये कहकर विश्वास में लिया कि शासन के निर्देशानुसार ट्यूशन फीस ली जाएगी, जबकि 22 मार्च को लॉकडाउन लगने के बाद जब स्कूल के कुछ शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाया जा रहा था, उस समय अभिभावकों से कहा गया कि कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऑनलाइन पढ़ाई में अभिभावकों को इंटरनेट, बिजली सहित अन्य खर्च वहन करना पड़ रहा है। प्रबंधन द्वारा महामारी और कैश फ्लो का हवाला देकर इसको भी आधा करने का प्रयास किया था, लेकिन श्रमिक नेताओं के दबाव के चलते एजुकेशन और हाउस रेंट अनाउंस श्रमिकों को 100% दिलाया गया है। ग्रेसिम के द्वारा एजुकेशन अलाउंस के रूप में 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं श्रमिकों को। वो हमारे द्वारा जो अभी आपसी बातचीत में तय किया गया है, उसके अनुसार उनको 1500 रुपया प्रति श्रमिक को निश्चित पूरा का पूरा मिलेगा। जहाँ तक प्रश्न आपका है कि वो ट्यूशन फीस लेने का बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोगों की जो जानकारी है वो केवल ट्यूशन फीस के अलावा कुछ नहीं लेना है, ऐसा हमें बताया गया था। यदि आपके द्वारा ये कहा गया कि ट्यूशन फीस भी नहीं ली जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से हम इस विषय पर पुनः मैनेजमेंट से चर्चा करके इसका निराकरण करवाने का पूरा प्रयास करेंगे। सर, आपने सही बताया कि ग्रेसिम प्रबंधन द्वारा एजुकेशन अलाउंस के रूप में 1000 रुपये के लगभग राशि दी जा रही है, जबकि जो नोटिस उनकी तरफ अभिभावकों को दिया गया वो 1000 से अधिक है। तो आप इसको कहाँ तक न्यायोचित मानेंगे इसको आप? ये निश्चित है, आपके द्वारा जो पूछा गया सही प्रश्न है, लेकिन जो एजुकेशन अलाउंस है वो 1000 नहीं 1500 रुपया है। 1500 रुपये प्रति माह दिया जाता है, और ये 1500 रुपया इस प्रकार से दिया जाता है कि जिसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है उसको भी मिलता है, जिसके 2 बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी 1500 ही मिलते हैं। तो निश्चित रूप से बाकी का पैसा उसको अपने वेतन में से देना पड़ता है, और वेतन अगर आधा मिल रहा है तो निश्चित रूप से उसको परेशानी आनी है। ये आपकी जो आपके द्वारा जो उठाया गया मुद्दा है, ये वास्तविक मुद्दा है, और हम आपसे बात से सहमत हैं। इसका कुछ न कुछ निराकरण करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। थैंक यू। एचएमएस के जगमाल सिंह राठौर ने बताया कि स्थायी श्रमिकों को आधा वेतन, ठेका श्रमिकों को नो वर्क नो पेमेंट, और ऐसे में श्रमिकों के बच्चों की 100% ट्यूशन फीस जमा कराने के लिए मैसेज करना समझते परे है। सर, ग्रेसिम प्रबंधन द्वारा संचालित स्कूल के प्राचार्यों द्वारा अभिभावकों को नोटिस जारी किया गया है कि ट्यूशन फीस जमा करा जाए, जबकि शासन द्वारा स्पष्ट गाइडलाइन है कि लॉकडाउन अवधि के अंदर या कोरोना महामारी के दौरान किसी भी तरह का शुल्क वसूली नहीं किया जाएगा। इस संबंध में क्या कहना है सर आपका? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि इस कोरोना की महामारी के अंदर जिस तरीके से आप लोग मेहनत करके लोगों की समस्याओं को पूरे सामने रखते हो, लोगों की समस्याओं को सुलझाने के लिए पूरा रास्ता खोलते हो, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। नागदा के अंदर जिस तरीके से प्रेस मीडिया, प्रिंट मीडिया जो काम कर रहा है वो बहुत ही सराहनीय है। भाई परवेश जी, आपने अच्छा प्रश्न किया। हमारे यहाँ प्रबंधक से अभी चर्चा हुई ट्रेड यूनियन मोर्चे की, अभी तक सैलरी दे रहा था। आप ये देख रहे हैं कि आज भी ये स्थिति है कि जो 5 मशीन चल रही थी वो भी 4 पे होने जा रही है। आज तक पगार ठेकेदारी को देते रहे थे। हमने बहुत रिक्वेस्ट किया, और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, ट्रेड यूनियन ने कल ही प्रबंधक से चर्चा किया है
और हमने कल ही इस बात के लिए फिर बोला है कि सर आप बंद कर देंगे, लेकिन इस स्थिति में कोई ऐसा रास्ता निकालें। हम अपने तरीके से ट्रेड यूनियन लेबर कमिश्नर के यहाँ भी चिट्ठी भेज रहे हैं कि साहब कुछ न कुछ सरकार कोई न कोई रास्ता निकाले। जैसे सरकार ने एक योजना निकाल के कर रहा है कि सम्मानीय प्रधानमंत्री ने अभी 1-2 दिन में आप ही के माध्यम से सुना है कि अनाज दे रहे हैं, लेकिन हमारे इन साथियों को जो कवर हैं उनको तो फ़ायदा मिलेगा, लेकिन बहुत से साथी नहीं कवर हैं क्योंकि परिस्थिति है, ESI वगैरह कटता है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता को नवंबर तक का निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया जा रहा है। जहां एक और ग्रेसिम उद्योग द्वारा प्रधानमंत्री कोष में एक बड़ी राशि दान के रूप में दी जा रही है, ऐसे में स्कूल प्रबंधक द्वारा फीस वसूली 6 माह के लिए स्थगित की जा सकती है या फिर 1 वर्ष के लिए माफ करना चाहिए। ग्रेसिम उद्योग द्वारा संचालित स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों को नोटिस दिए गए कि पूर्ण शुल्क जमा करा जाए। इसको लेकर अभिभावकों में विरोध के स्वर उभर रहे हैं। इस संबंध में क्या कहना है आपका? ग्रेसिम उद्योग में काम करने वाले काफ़ी मजदूरों ने संपर्क भी किया और इधर उधर से भी खबर मिली कि मैनेजमेंट के द्वारा फीस वसूलने की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में हमारा मैनेजमेंट से आग्रह है कि वर्तमान महामारी के समय में भारत की सरकार नवंबर तक का राशन देने की बात कर रही है, आम लोगों को पालने की कोशिश कर रही है, तो बिरला जी कम से कम इतनी रियायत तो करे कि 6 महीने उनसे फीस स्थगित कर दे। ये फीस 6 महीने बाद भी ली जा सकती है और ये वर्कर आपके यहाँ काम करता है, काम करने वाले वर्कर से कभी भी ली जा सकती है। अभी आपके यहाँ बोनस है करोड़ों रुपया उनका जमा, उसमें से ली जा सकती है। बहुत रास्ते हैं लेने के लिए, अभी क्यों उनको परेशान किया जा रहा है? इसलिए हम उनसे आग्रह करते हैं कि इस निर्णय को वापस लें। इस निर्णय को अगर वापस नहीं लेंगे तो अनावश्यक रूप से नगर में एक पालकों के बीच में और विद्यार्थियों के बीच में असमंजस की स्थिति पैदा होगी। जो विद्यार्थी अच्छे मन भाव से अध्ययन करने के लिए, आपके स्कूल का नाम है इसलिए पढ़ने के लिए आता है, उस विद्यार्थी के मन में ये आएगा कि मेरे पिताजी के पास पैसे आज है नहीं और स्कूल मजबूर कर रही है पैसे लेने के लिए, तो ऐसी स्थिति में विद्यार्थी का उनके प्रति क्या भाव बनेगा। इसलिए मेरा आग्रह है कि इस निर्णय को वापस लेना चाहिए और 6 महीने के बाद में वसूल करना चाहिए इसको। इधर कांग्रेस नेता चेतन यादव ने कहा कि मैं श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र में स्कूल संचालित करता हूं। शुल्कों को लेकर मैंने स्कूल प्रबंध समिति की बैठक आहूत कर दिशा निर्देश दिए कि फीस वसूली को लेकर किसी भी तरह का दबाव नहीं बनाया जाएगा, जिसमें शहर के ख्याति प्राप्त स्कूल भी स्वप्रेरणा से सहयोग कर रहे हैं। ऐसे में ग्रेसिम उद्योग द्वारा संचालित स्कूलों को भी राहत दी जानी चाहिए। उन्होंने अभिभावकों को एक प्लेटफॉर्म पर जाकर प्रबंधन के खिलाफ आंदोलन करने की बात कही। ग्रेसिम उद्योग के द्वारा संचालित स्कूलों के प्रबंधन द्वारा नोटिस जारी किया गया है कि फीस जमा कराया जाए। आपका क्या कहना है इस संबंध में? मेरा परवेज भाई इस मामले में ये कहना है, चूँकि मैं भी स्कूल संचालक हूँ और जो श्रमिक बहुल बस्ती है वहाँ मेरा स्कूल है, हम कम फीस में वहाँ लेते हैं। उसके बावजूद भी एक स्कूल संचालक होने के बावजूद भी मैं प्रथम मेरा दायित्व है कि अभी हम लोग सब कोरोना से यहाँ पे जूझे हुए लोग हैं, सब परिवार में सब श्रमिक बहुल क्षेत्रों में मजदूर इलाका है, इसमें लोग फीस जमा नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा सभी स्कूल संचालकों से भी निवेदन है कि वो भी इस फीस को अटेंशन कर दें, एक्सचेंज कर दें और अभी फीस नहीं मांगे। और मैंने भी मेरे स्कूल के जो प्रधानाध्यापक हैं और ऑफिसर को निर्देश किया है कि वे भी अभी फीस के लिए किसी को परेशान न करें। और मेरा सभी स्कूल संचालकों से भी निवेदन है कि ऐसी महामारी को देखते हुए वो लोग भी फीस के लिए किसी भी विद्यार्थी को या पालक को परेशान नहीं करें। और जहाँ तक आपने बताया परेश भाई के ग्रेसिम स्कूल का मामला है, तो मैं प्रबंधक को भी स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूँगा कि तीनों चारों ग्रेसिम स्कूल है, जो भी इनका एक और बिरलाग्राम वाला स्कूल है, GBM है, प्लस है, इन सब से भी मेरा निवेदन है कि वे लोग भी पालकों को इस टाइप से परेशान नहीं करें। अगर इस टाइप से परेशान करते हैं तो हम लोग सब सड़कों पर आकर इसका विरोध करेंगे। और पालकों से मेरा निवेदन है कि कतई घबराने की जरूरत नहीं है, आप लोग अभी फीस जमा नहीं करें, हम लोग इस फीस को आगे एक्सचेंज कराने की कोशिश करेंगे। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस के बसंत मालपानी ने कहा कि मेरे स्वयं के बच्चे ABPS स्कूल में पढ़ते हैं, मेरे पास लगातार अभिभावकों के कॉल आ रहे हैं। पूर्व में ABPS के खिलाफ आंदोलन कर धरने पे बैठा था। यदि इस बार भी अभिभावकों ने मेरा साथ दिया तो ABPS के खिलाफ लगातार आंदोलन करूंगा। ग्रेसिम उद्योग द्वारा संचालित स्कूल प्रबंधन द्वारा अभिभावकों को नोटिस जारी करा है कि फीस जमा कराएं। ऐसे में आपका क्या कहना है इनको लेकर?
पहले तो ग्रेसिम प्रबंधन को चाहिए कि बरसों पूर्व जब ये नागदा में ग्रेसिम उद्योग बसा था तो नागदा की लोगों की मेहनत की वजह से ग्रेसिम उद्योग, ग्रेसिम के स्कूल सारे अच्छी तरीके से चल रहे हैं। कहीं ना कहीं नागदा के लोगों की मेहनत की वजह से आज बिरला इतना बड़ा नाम है। आज बिरला जी ने प्रधानमंत्री फंड में 500 करोड़ रुपए दिए हैं। तो मेरा कहना है कि एक CSR फंड होता है, उस CSR फंड के तहत बिरला समूह को चाहिए कि जितने भी बच्चे ABPS, ABSSS ग्रेसिम विद्यालय या उनके द्वारा संचालित अन्य स्कूलों में पढ़ रहे हैं, उनका इस साल की फीस पूर्ण रूप से माफ़ करनी चाहिए। रही बात आदेश की, तो सरकार के आदेश में स्पष्ट है कि पहली बात तो 1 से 5वीं तक के बच्चों की आप फीस नहीं ले सकते। उन्होंने आदेश जारी कर दिया कि 1 से 5वीं तक के बच्चों की भी ट्यूशन फीस ली जाएगी। रही बात 5वीं से 12वीं तक के बच्चों की, तो जब क्लासेस लगी ही नहीं, स्कूल के ताले खुले ही नहीं, तो ट्यूशन फीस किस बात की। और ऑनलाइन शिक्षा में आप भी जानते हो कि किस तरीके से मोबाइल के डाटा उड़े हैं, तो लोगों पे दोहरी मार पड़ी। एक तो ये स्कूल की फ़ीस भी देना और उसके बाद ये डाटा भी रिचार्ज करवाना, और कहीं ना कहीं बच्चों की शारीरिक और मानसिक स्थिति में भी दिक्कतें आई हैं। लगातार मोबाइल की तरफ देखने से उनकी आंखों में भी परेशानी आई है, स्वास्थ्य की भी तकलीफ हो गई। जैन मंदिर के सामने शराब दुकान संचालन को लेकर विरोध। शराब ठेकेदार ने मां चामुंडा ढाबे के समीप दुकान संचालन करने की बात कही। यार दिक्कत है बॉस, चतुर्मास शुरू हो गया यार, लोगों का आना लगेगा, शराब पी के कोई शराब लेके जाएगा तो कौन बहस करेगा? हम देख लें, लेकिन जो जैन समाज के लोग हैं जिनका आपत्ति, उनको बिठाओ ना यार। आप तो मैं आपको ये थोड़ी कह रहा हूँ, मेरा कहना है कि चाल एक तो लिए 2 मिनट जगह देख लो। क्यों हम जिद कर रहे हैं? महिदपुर नाका स्थित जैन समाज के मंदिर के सामने शराब की दुकान खोलने की बात को लेकर शुक्रवार को जमकर हंगामा हुआ। पूर्व विधायक ने SDM, तहसीलदार व आबकारी अधिकारियों की मौजूदगी में शराब ठेकेदार को दुकान अन्य स्थान पर ले जाने की बात कही। दोपहर में सर्किट हाउस पर समन्वय बैठक के बाद ठेकेदार ने दुकान अन्य स्थान पर ले जाने की बात कही। जैन समाज को एक बार बुला के आप उनसे बात कर लो, कहाँ पे करना एक चीज। देखो ये जो 2-3 पॉइंट मैंने बताया, संघर्ष होगा अब। हाँ, इसलिए मैं ये नहीं चाह रहा हूँ कि कोई संघर्ष हो, लेकिन वो चीज़ें अगर आप भी ये जो पुरानी कोटा फाटक वाली ठीक लोकेशन थी क्या? आप बताओ खुद, अगर आपका घर वहाँ होता या आपका बच्चा फातिमा कॉन्वेंट में पढ़ता, वो उपयुक्त जगह है क्या? ठीक है, आप बताओ। अरे नहीं, देखो मेरा कहना, मैं आपसे प्रति प्रश्न कर रहा हूँ कि आप रहवासी होते और आपका बच्चा अगर वहाँ श्याम मंदिर के वहाँ, लेंसेक्स के वहाँ ठीक जगह है क्या? यार दारू बेचना तो कहीं भी बेचोगे क्या? दयानंद कॉलोनी में संचालित होने वाले शराब की दुकान ठेकेदार द्वारा शुक्रवार से महिदपुर नाका स्थित जैन समाज के मंदिर के सामने संचालन करने की तैयारियां की, जिसको लेकर शुक्रवार की सुबह पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ मौके पर पहुंचे, जहां SDM पुरुषोत्तम कुमार, तहसीलदार विनोद शर्मा, सांसद प्रतिनिधि प्रकाश जैन, आबकारी अधिकारी सहित शराब ठेकेदार के कर्मचारी मौजूद रहे। शराब ठेकेदार के कर्मचारियों ने कहा कि लाइसेंस रिन्यूअल के लिए 2 दिन शेष बचे हैं, 2 दिन तक दुकान को शेड में संचालित करने दें, लेकिन जैन समाज के प्रतिनिधियों ने एक सुर में मना कर दिया। पूर्व विधायक शेखावत और भाजपा कार्यकर्ताओं के विरोध के चलते ठेकेदार ने शराब की दुकान तत्काल बंद कर दी। आपको समझा दिया, उसके बाद आप कह रहे हो दुकान चालू करा लोगे? नहीं, करके दिखाओ आप तो। फिर अब आप करके दिखाओ दुकान चालू। मेरा ये कहना है, मेरे क्षेत्र के लोग भी यहाँ निवास करते हैं, जाना जाना बिकने दूंगा एक बूंद। जैन समाज के लोगों को बिठाओ। आपने कैसे करा? आप SDM साहब को कभी चालू कराते हैं? आप करा के देख लो। चलो फिर ऐसा है तो ये गलत फहमी तो नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, बिल्कुल। जब तक तय नहीं होगा एक बूंद नहीं बिकने दूंगा। जैन समाज का चतुर्मास आने वाला है और दादावाड़ी भी है और जैन समाज का एक मंदिर भी है, और मंदिर के साथ में इस पूरे एरिया के अंदर गार्डन भी, शादी ब्याह के गार्डन भी है। इस परिस्थिति में जैन मंदिर के सामने दारू की दुकान खोलना, मैं समझता हूं कि समाज का कोई भी व्यक्ति इसको पसंद नहीं करेगा और भारतीय जनता पार्टी तो किसी भी कीमत पे नहीं करेगी।
कल ही मुझे प्रकाश जी और माननीय अतुल जी ने ये बात बताई थी, मैंने एसडीएम साहब को कहा है। आज सारे जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे है। हमने कहा कि जैन समाज के लोगों के साथ बैठे, पार्टी के मंडल अध्यक्ष के साथ बैठे, हमारा इस वार्ड का पार्षद है भाई विजय, उसके साथ बैठे और बैठ के जैन समाज के लोगों को जहाँ कोई तकलीफ नहीं हो, जनता को तकलीफ नहीं हो। और मैंने ये भी कहा है कि गुलाब भाई कॉलोनी के अंदर 10 फीट की रोड के अंदर 100 फीट या 100 मीटर लोग दारू लेने के लिए जाते हैं। बहन बेटियों की ये स्थिति है कि पुरुष अगर घर में नहीं है तो वो बैठते नहीं हैं। ये चीज़ मैं अनेकों बार कह चुका हूँ, विधायक था जब भी मैंने उसका खूब विरोध करा है। और ऐसे ही मैंने कहा है कि प्रकाश नगर के वहाँ पे नियम है सरकार का कि जहाँ स्कूल होती है वहाँ पर, और फिर व्यवस्थित कोई चीज़ तो हो ना। नेट लगी है, जाले लगी है, पतरे लगा रखे हैं, आप दारू बेच रहे हो। हमारे लिए दारू महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए जनता महत्वपूर्ण है। एसडीएम साहब को कहा कि किसी भी कीमत पे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होगी। और एक्साइज के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके मुंह से मैंने ये कबुलवाया अभी, और मैनेजर से भी, जो शराब का ठेकेदार है उससे भी ये कबुलवाया तो पिछले 1.5 साल में ठेका तुम्हारा था, लेकिन दारुएं कहाँ की बिकती थी, ट्रकों से बिकती थी। ये कबूला है उन्होंने खुद ना। और ये चीज़ें अब कम से कम भारतीय जनता पार्टी का तो एक जमीन के कार्यकर्ता से लगा के बड़ा अगर कोई कार्यकर्ता है, किसी भी कीमत पे हम ये चीज़ें शिकायतें मिल रही थी कि एक्साइज डिपार्टमेंट मनमानी तरीके से कहीं भी दारू की दुकानें खोल देता है। मीडिया के माध्यम से पूरे शहर को आश्वस्त कर देता हूँ कि हमारे विधायक जी ने कहा है कि एक बूंद भी दारू एक तो अवैध नहीं बिकेगी, और गलत जगह पर हमारी बहनें, हमारी माताएं या हमारे छात्रों को तकलीफ नहीं होने देंगे। विशेष रूप से रेवाजी क्षेत्र में यदि दारू का ठेकेदार अति करेगा उसके खिलाफ जंग लड़ेंगे। जब जैन संतों के प्रवेश की सूचना आई उसी समय पता चला कि जैन मंदिर के ठीक सामने शराब की दुकान शुरू कर दी गई है। मैंने इस पूरे मामले से हमारे माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी दोनों को अवगत कराया था। विधायक जी ने बात की, प्रशासन से सांसद जी ने भी बात की। और एक अच्छी खबर ये है कि आपके प्रयास के बाद ये तो तय हो गया कि जैन मंदिर के सामने जो दुकान है वो दुकान अब किसी कीमत पे नहीं चलेगी। लेकिन जो शराब के ठेकेदार हैं और प्रशासन है वो कहीं यहाँ से थोड़ी दूर एक दुकान के लिए स्थान उन्होंने तय करना चाह रहे थे, लेकिन अभी माननीय विधायक जी शेखावत साहब ने तय कर दिया है कि पहले जैन समाज के साथ प्रशासन बैठेगा। जैन समाज अगर स्वीकृति देगा तो वहाँ पर शराब की दुकान खुलेगी। अगर जैन समाज इसका विरोध करेगा कि वहाँ पर भी उनको कोई आपत्ति है तो वहाँ पर भी ये शराब की दुकान नहीं चलेगी। इस तरह की बात अभी यहाँ पर तय है। अब 2:30 बजे हम लोग जैन समाज का एक प्रतिनिधिमंडल प्रशासन के साथ बैठेगा और उसके बाद आगे की चीज़ें तय होंगी। कि उन्होंने अभी जो प्रयास उनका हुआ है उसमें हमें सफलता मिली है कि जैन मंदिर के सामने तो दुकान अब नहीं खुलेगी, कतई नहीं खुलेगी। साथ ही इन्होंने अभी निर्णय लिया कि थोड़ी सी आगे वहाँ शिफ्ट करने का ये प्रयास कर रहे हैं। वहाँ पर भी आदरणीय भाई साहब और हम सबने मिलकर उनको निर्देश दिए हैं। दृढ़ संकल्प के साथ उनको कहा है कि आप यहाँ पर किसी भी कीमत पर दुकान ना खोलें, क्योंकि यहाँ पर वार्ड 21 है, यहाँ पर मेरे क्षेत्र की माताएं बहनें निवास करती हैं इधर, तो उनका आना जाना लगा रहता है। कांग्रेस ने प्राणघातक हमले के विरोध में सौंपा ज्ञापन। फेसबुक पर टिप्पणी करने की बात को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा बीती रात दुर्गापुरा निवासी एक कांग्रेस कार्यकर्ता के घर पर हमला किया गया, जिसमें कार्यकर्ता के माता पिता और पत्नी को चोटें आईं। पुलिस पर सामान्य धारा में प्रकरण दर्ज करने का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को सीएसपी को ज्ञापन सौंपा। मारा, उनके पिताजी को मारा, उसके बावजूद भी पुलिस ने उनके ऊपर कोई गंभीर प्रकरण दर्ज नहीं करा। उनके घर में घुस के मारना, महिला के साथ मारना, वो उसमें कोई धारा का कोई उल्लेख नहीं है। यहाँ तक कि जगदीश भाई ने नाम जब उन लोगों को नाम बताया उसके बाद भी थाना प्रभारी ने उन नामों को नहीं डाला, सिर्फ एक नाम डाला। तो आज हम सीएसपी साहब से कहने आए कि साहब ये अत्याचार और अनाचार आप बंद करवाएं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार की दोपहर सीएसपी मनोज रत्नाकर को उनके कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि दुर्गापुरा निवासी कांग्रेस कार्यकर्ता जगदीश मालवीय के घर पर बीती रात भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक मत होकर हमला किया, जिसमें कार्यकर्ता मालवीय के माता पिता और उनकी पत्नी को चोटें आई। आरोपियों के नामजद शिकायत दर्ज कराने के बाद भी बिरलाग्राम पुलिस ने सामान्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। कांग्रेस के जिला कार्यकारी अध्यक्ष सुबोध स्वामी व शहर कांग्रेस अध्यक्ष राधे जायसवाल के नेतृत्व में शुक्रवार को सीएसपी को ज्ञापन सौंपा गया। कार्तिक ठाकुर, मोंटी ठाकुर, राहुल जैन द्वारा घर में घुसकर किए गए हमले में घायल होने पर मालवीय की पत्नी, पिता व भाई भाजपा गुंडों के विरुद्ध जाने से मारने की धारा अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर गिरफ्तार करने बाबत
पुलिस थाना बिरलाग्राम में दर्ज FIR क्रमांक 0238 दिनांक 2/7/2020 धारा 452, 323, 294, 506, 427, 34 भादवी। महोदय, उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में अनुरोध है कि जगदीश मालवी युवक कांग्रेस विधानसभा महासचिव, जिसको भाजपा गुंडों द्वारा लगातार कई दिनों से फोन पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही थी, जिसकी शिकायत समय समय पर जगदीश मालवी द्वारा पुलिस थाना बिरलाग्राम को मैं शपथ पत्र की शिकायत की जा रही थी। पूर्व में दिनांक 15/7/2017 को तथा 18/7/2017 को की गई शिकायत में भी घर पर हमला करने की शिकायत पुलिस थाना बिरलाग्राम व हरिजन थाना उज्जैन में की थी। जगदीश मालवी द्वारा दिनांक 29/5/2020 को मैं शपथ पत्र के पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत तथा उनके पुत्र अजय शेखावत, भतीजा पुष्पेंद्र शेखावत द्वारा उसकी हत्या का षड्यंत्र रचे जाने व उसके व उसमें परिवार की सुरक्षा किए जाने के संबंध में मैं शपथ पत्र दिया था कि भाई साहब जगदीश का कुछ भी प्रकरण हो सकता है। जिस तरीके से उसके माता पिता भाइयों पे हमला किया गया, उसके निशाने भाटे के हैं। और मैं मीडिया चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं कि सरकार का रुतबा छोड़ें। लॉकडाउन का नियम हम भी कर रहे हैं, नहीं तो हम भी बहुत सारे लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं। कानून को हाथ में नहीं लें। अगर आप पे कोई परेशानी है तो आप कानून का सहारा लें, जैसे हम लोग आए। हमला करना और राजनीतिक द्वेषता एक और बात होती है, और परिजनों पर हमला करना ये सिद्ध करता, स्पष्ट करता है कि अपराधियों के हौसले इतने बुलंद है भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में। और हौसले बुलंद क्यों नहीं हो जब भाजपा के पदाधिकारी और भाजपा के सारे बड़े नेता घर में घुसकर किसी को मारने जा रहे हैं। जगदीश मालवी जी ने पिछले 2-3 वर्षों में पुलिस थाना बिरलाग्राम को मैं शपथ पत्र के आवेदनों के माध्यम से कई बार इस बात का आवेदन दिया, शिकायत की गई है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं जो उसको जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हो। कई बार फ़ोन पे धमकी दी गई, कई बार फेसबुक पे लिख के दिया गई कि तेरे को जान से मार देंगे। लोकतंत्र में एक दूसरे के विचारों का विरोध निश्चित रूप से होना चाहिए, वही स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी जो लोकतंत्र की परंपराओं को नहीं मानती, यदि कोई आपके खिलाफ पोस्ट डालेगा तो आप उसको मारने की धमकी देंगे, जान से ख़त्म करने की देंगे, उनके परिवार पे हमला कराएंगे। ऐसी कल ये घटना जगदीश मालवी, उन्होंने एक पूर्व विधायक दिलीप शेखावत के पोस्ट डाल दी थी कि आप विधायक की कार लेके घूम रहे हैं, आप तो पूर्व लगा लीजिए। इस बात से बौखला कर इनके CM अतुल और अन्य उसके साकेतान साथियों ने रात को घर पे हमला करा। ठीक है, कार्यकर्ता ने यदि करा तो यदि उस पर हमला कर दिया तो मान लेते हैं, उनका गुस्सा हो गया, उनके नेता के खिलाफ पेशी डाली। परंतु मेरा ये कहना उसके परिवार की, उसकी मदर को, उसकी पत्नी को, उसके बच्चे को और उसके पिताजी को तक को इन लोगों ने मारपीट की गई है। और जो साथ साथ जो बाहर जो नल लगे हुए थे, सार्वजनिक नल, उनको भी उन्होंने तोड़ दिया। तो ये किस संस्कृति की ओर हमारे पूर्व विधायक जी इस नागदा को ले जाना चाहते हैं? निश्चित रूप से वो अपना प्रभाव जमाने के लिए, लगातार इस प्रकार की घटना कराने के लिए लोगों धमकियाँ देना तो उनका कार्य है ही सही। और विशेषकर अभी जगदीश मालवी ने करीब 20-21 कुंटल कंट्रोल के चावल पकड़ा दिए थे, उससे भी ये सब बौखलाए हुए थे। तो निश्चित रूप से और 29/5 को जगदीश मालवी ने SP को शपथ पत्र दिया था कि दिलीप शेखावत जी मेरे परिवार की लोगों की हत्या करवाना चाहते हैं। उसमें जो कल उनके घर पे हमला हुआ उन सबके नाम थे, उनके पुत्र का नाम था और सभी के नाम थे। परंतु पुलिस प्रशासन ने सत्ता के दबाव के कारण कोई कार्रवाई नहीं करी। रात को भी पुलिस द्वारा कार्रवाई जो लिखाना चाहते थे, जो उनका कोई नाम लिखते हुए वो तो यदि SP का फ़ोन नहीं आता तो शायद पुलिस उनका पकड़ में दर्ज नहीं करती। निश्चित रूप से ऐसी घटना की हम निंदा करते हैं। जब मैं विधायक नहीं था तो ऐसी एक पोस्ट नारायण सिंह डोडिया ने मेरे खिलाफ डाली थी, और वो तो हमारे घर के आगे से फ़ोटो लेके गया था और हमारे सामने फ़ोटो लेके गया था। हमने जब भी उसको कुछ नहीं बोला, क्योंकि लोकतंत्र में विरोध तो होना चाहिए। यदि विरोध नहीं होगा तो हमको मार्गदर्शन कैसे मिलेगा, पब्लिक क्या चाहती है,
हम लोग क्या काम कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। परंतु हमारे पूर्व विधायक शेखावत जी इस क्षेत्र को गुंडा राज की ओर थोपना चाहते हैं, कैसे भी करके वो हमारा ये नागदा में वर्चस्व जमाना चाहते हैं कि उनके विरुद्ध कोई भी आवाज़ नहीं उठे। सीएसपी ने मामले की जांच कर आरोपियों पर नियमानुसार कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। राधे जायसवाल जी ने जो बताया कि ये ज्ञापन दिया है मेरे को, तो इसके संबंध में मैं इसका अध्ययन करूंगा। और प्राथमिक दृष्टिकोण से रात की घटना है, तो रात में गैर जमानती मुकदमा कायम करा है, कई कारणों से रह गया होगा। घर में प्रवेश का भी जैसा बताया गया था कि नहीं यहाँ वो धाराएँ नहीं लगी, वो धाराएँ भी लगी हैंगी और आगे विवेचना की जाएगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।